Hello everyone, welcome back to our channel. How are you all? I hope you all are doing well. So today we will start a new chapter, cash flow statement. So what is cash flow? कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको क्या पता लगता है? देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें टोटल बिजनेस में पूरे ईयर में कितना टोटल कैश फ्लो हुआ, मतलब टोटल कैश रिसिप्ट्स एंड टोटल कैश पेमेंट्स, तो ये हमें बताता है कौन? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो कैश फ्लो से हमको टोटल पता चलता है कि हमने कितना कैश में कमाया, मतलब हमारी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से किस में चेंज आया? कैश में। ठीक है, कि कैश में कितना चेंज आया, कैश में क्या हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कितना इनफ्लो हुआ। तो ये हम किस में देखते हैं? इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है हमको? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्टली आजकल इंटरव्यूज़ में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। और इसमें हम जो पढ़ेंगे, इसमें 3 स्टेप्स हम पूरे कवर करेंगे। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? बिज़नेस का जो ऑपरेशन है, मतलब बिज़नेस का जो मेन काम है, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आपका बिज़नेस कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब हम कुछ सेल कर रहे हैं, कोई कंपनी है कोई प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है, तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो उसका ऑपरेशन है। तो उससे, यानी कि जो हम सेल कर रहे हैं, सेल करके जो हमें पैसा आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है ना, वो कैश। तो जो भी कैश हमको फ्लो होगा, चाहे वो आउटफ्लो हो, चाहे वो इनफ्लो हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन फाइनेंसिंग। सो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग सिमिलर नहीं है। कभी कभी लगता है देखने में कि हाँ, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग बोथ आर सिमिलर, बट नो, देयर इज़ अ डिफरेंस। इन्वेस्टिंग में हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ में, फिक्स एसेट्स में, इन ऑर्डर टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस और फॉर एक्सपेंशन पर्पस। सो देयर आर सो मैनी रीजंस जिनकी वजह से हमें इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है बिज़नेस के अंदर, ताकि हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को और अच्छा बना सके, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सके। इसीलिए वी डू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज़ कर ली है ना, तो बिल्डिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज बिल्डिंग आगे हम रीसेल के लिए नहीं है, वो क्या है, हमारा फिक्स एसेट है। ठीक है, वो हमें आने वाले ईयर्स में फ़ायदा ही देगा। तो उसमें जब हम कैश खर्च करते हैं, लाइक अगर हमने बिल्डिंग परचेज़ किया, सॉरी फॉर द नॉइज़, थोड़ा सा बाहर से आ रहा है शोर, सो आई होप कि आप एडजस्ट कर लोगे और मेरी वॉइस आपको क्लियर होगी। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है कि मान लो मैंने कोई भी बिज़नेस में परचेज़ किया। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, नॉन कैश, कैश। ठीक है, तो हम जो है, हम सिर्फ कौन सी एक्टिविटीज़ को कंसीडर करेंगे? ओनली कैश आइटम्स को, और ओनली कैश की जो भी एक्टिविटीज़ होगी, दैट कैन बी ओनली कंसीडर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि अगर मैंने बिल्डिंग परचेज़ किया है, ठीक है, अगर मैंने उसे कैश में परचेज़ किया है, तो मैं उसे कंसीडर करूँगी, क्योंकि मेरा कैश बाहर जा रहा है, बिज़नेस से आउटफ्लो हो रहा है, मेरे कैश पे फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी कैश की आइटम्स होगी इनमें मैं वही कंसीडर करूँगी, यानी कि इन तीनों एक्टिविटी में करने से मेरे कैश फ्लो पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, सिर्फ मैं वो ही इसमें लूँगी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने इशू कर दिया शेयर्स। देखो, इन्वेस्टिंग हम तभी करेंगे, हमें कहीं से फाइनेंस चाहिए होगा, तो इन्वेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? फाइनेंसिंग करते हैं, यानी कि कैपिटल अरेंज करना बिजनेस में। कि ऐसे देयर आर सो मैनी टाइप्स, है ना, थ्रू विच वी कैन फाइनेंस आवर बिजनेस।
लाइक हम शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, है ना, और लैंडर्स से। तो देयर आर सो मैनी वेज। तो वो होता है फाइनेंसिंग। लाइक अगर मैंने इशू कर दिए शेयर्स, तो ये भी इसमें ही आएगा, क्योंकि अगर मैं इशू करूँगी शेयर्स को और मुझे आ रहा है कैश, मुझे कैश आ रहा है ना उसके बदले में, तो इसलिए उससे भी मेरे बिजनेस पे, उसकी कैश फ्लो पे फ़र्क पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी इसमें कंसीडर करती हूँ, ओनली फॉर कैश आइटम्स। ये क्लियर हो गया कि कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो हमें क्या बताता है? हमें कैश फ्लो बताता है कैश जो हमारी रिसिप्ट्स होती है और कैश पेमेंट्स के बारे में, ठीक है। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कैश बजट में बनाने के लिए। देखो एट द एंड हमको बजट तो प्रिपेयर करना ही पड़ता है नेक्स्ट ईयर के लिए। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ठीक है इस साल हमारा क्या बजट रहेगा। तो बजट क्या ऐसे ही बन जाएगा? नहीं, मैनेजमेंट का क्या करता है मैनेजर, सारी चीज़ें एनालाइज करेगा, पास्ट रिकॉर्ड्स देखेगा कि पास्ट परफॉर्मेंस हमारा कैसा रहा है, हमें कितना टोटल कैश का रिक्वायरमेंट रहा है, हमने कितनी जल्दी अपने ऑपरेशन से जो है बिज़नेस में कैश जनरेट किया है। तो उस अकॉर्डिंग हम कैश बजट बनाएंगे कि अगर हमारा अच्छा खासा कैश फ्लो हो रहा है, मतलब हम इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं अपने करंट एसेट्स को कैश में, इजीली हम पे कर पा रहे हैं हमारी लायबिलिटीज़ को, करंट लायबिलिटीज़ को, तो क्या होगा, हमें ज़्यादा बजट ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम इजीली कैश जनरेट कर सक रहे हैं, ठीक है, कर पा रहे हैं। तो इसलिए कैश बजट में भी हेल्प करता है। डिविडेंड अगर हमको देना है तो वो भी हम कैश में से ही पे करेंगे। तो फिर डिविडेंड हमें देना है, कितना देना है, वो भी हमारे कैश पे ही डिपेंड करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैश पे डिपेंड करते हैं मैनेजिंग के लिए। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल है मैनेजमेंट के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एनालिसिस में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए भी हेल्पफुल है कि हमारा बिज़नेस क्या है, हमें हम कितना कैश जो है जनरेट कर पा रहे हैं। अगर बिज़नेस में पेमेंट्स ज़्यादा है, रिसिप्ट्स कम है, हमें देना ज़्यादा पड़ रहा है और हमें रिसीव तो हो ही नहीं रहा उतना, तो यानी कि हमारा बिज़नेस का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी कि हम लॉस में जा रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम ये जब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो हमें ये 3 एक्टिविटीज़ को देखना पड़ेगा, और इनसे होने वाली जो भी कैश फ्लो जनरेट होगा वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में करेंगे। क्लियर? अभी यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल में क्या रिलेशनशिप है। क्या आप तब नहीं पढ़ा हो, बुक्स में शायद ना भी हो, लेकिन बता दे रही हूँ कि वर्किंग कैपिटल क्या है। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? देखो वर्किंग कैपिटल अगर मैं बोलूँ सिंपल सा, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? इज़ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल और इज़ अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फॉर अ बिजनेस, है ना, इन ऑर्डर टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। अपने डेली के जो भी एक्सपेंसेस है बिज़नेस में, लाइक हमें अगर स्टॉक परचेज़ करना रहता है, हमें सैलरीज़ और वेजेस देनी होती है हमारे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, लेबर्स को, है ना, हमें रेंट पे करना होता है, तो इन सब खर्चों के लिए जो है हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो के बीच में क्या रिलेशन है? देखो अगर हमारा कैश फ्लो अच्छा होगा इट मीन्स हमारा वर्किंग कैपिटल अच्छा होगा। हमारा वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो मतलब हमारा कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में ही क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। कैसे? देखो वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। एंड करंट एसेट्स में क्या है? देखो पहले तो वर्किंग कैपिटल क्या है कि अगर मैं करंट उसमें क्या बोलते, करंट एसेट्स में से अपना, मतलब कि करंट एसेट एक मेरी एसेट है, मेरे पास पैसा है मान लो, और मैं अगर उसमें से जो है, अगर मैं उसमें से लायबिलिटीज़ पे कर देती हूँ, जो मेरे पास बचता है पैसा, दैट इज़ माई कैपिटल, वो मेरा पैसा है, ठीक है, मैं उसे इन्वेस्ट करूँगी आगे फिर से बिजनेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है।
अब वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। और ये बात याद रखना कि कैश में हम सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लेते हैं। व्हाट आर दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सबसे पहले तो कैश, बैंक और कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये चीज़ों इनको ही हम सिर्फ जो है वो कैश फ्लो में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जनरली हम इसमें कैश की ही बात करते हैं या फिर ऐसी सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं डैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 3 months और लेस देन पीरियड ऑफ 3 months। जैसे कि कुछ ऐसे कमर्शियल पेपर्स है, बिल्स है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या फिर हमारे शेयर्स है डैट कैन बी रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर्स की कुछ ड्यूरेशंस होती है डैट कैन बी रिडीम्ड विद इन 3 months। सो वो ही है जो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लेंगे कि इन एक्टिविटीज़ से हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल के अंदर ही आएगा ना। देखो, अगर मैं कैश फ्लो बढ़ा दूँगी मतलब कि वर्किंग कैपिटल हमारे पास अब ज़्यादा है। ठीक है, अब मान लो वर्किंग कैपिटल से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने ज़्यादा क्या कर लिया, मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, मतलब कि हमने जिनसे पैसा लेना है, जो हमारी एसेट्स है। ठीक है, हमारे उसमें डेटर्स आ जाते हैं, है ना, प्रोविजंस ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स और ये सब आएगा ना हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स में। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है कि जिनसे हमें पैसा लेना है। अगर मैं मान लो वो बढ़ रहा है, अगर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है यानी कि मेरी जो कैपिटल है वो अभी ब्लॉक हो रही है, यानी कि मुझे कैश आ ही नहीं रहा। मैंने कुछ चीज़ सेल किया और उससे जो है मेरे को पैसा तो रिसीव ही नहीं हुआ, मैंने क्रेडिट पे सेल कर दिया, तो क्या मेरे को कैश फ्लो हुआ? नहीं हुआ। कैश फ्लो नहीं होगा, यानी कि कैश एंड वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो काफ़ी हद तक जो है वो सेम ही है। कैश फ्लो ओवरऑल जो है कैश की बात करेगा, वर्किंग कैपिटल है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से होने वाले जो कैश फ्लो है उसकी बात करता है। समझ लगा, मतलब समझ आया आपको? तो अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है, इट मीन्स कि मेरा पैसा मुझे नहीं मिल रहा, वो ब्लॉक हो गया अभी, अब मुझे कुछ समय बाद मिलेगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल कम हो गया, क्योंकि अभी मुझे लायबिलिटीज़ भी पे करना है और मेरे पास जब तक कैश ही नहीं आएगा तो मैं लायबिलिटीज़ कैसे पे करूँगी। तो यहाँ पे इसीलिए इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि दोनों का ही, अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है मतलब अच्छा हमारे पास में कैश फ्लो हो रहा है, यानी कि हम कैश में सेल्स कर रहे हैं, हमें जल्दी से हम अपना कवर कर पा रहे हैं, हमारे डेटर्स से जो पैसा है हम ले पा रहे हैं। ठीक है, और जल्दी से हम अपनी मतलब चीज़ों को मीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि कैश फ्लो, आज हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इसमें क्या क्या आइटम्स आएंगी, कैसे हमें चीज़ों को करना है। तो इसमें 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम एडजस्ट करते हैं फॉर नॉन कैश आइटम्स। अब ये देखो आप कि हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, पर आप खुद देखो कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, अब प्रॉफिट तो हमें कहीं से भी हो सकता है। प्रॉफिट तो हमें, ये देखो ये है नेट प्रॉफिट, और आपको पता है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये कुछ भी हो सकती है। तो एक तो ट्रेडिंग इन P&L से जब हम ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, देन उसमें हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो भी हमारे इनकम्स है हम ऐड ऑन या जो भी डिडक्ट करके हमारा नेट प्रॉफिट निकालते हैं। इसके अंदर से फर्दर फिर हम इंटरेस्ट पे करेंगे एंड देन हम टैक्स पे करेंगे, तो वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो शेयर होल्डर्स के लिए होता है, जिसमें से फिर हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। ठीक है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। इसमें समझ आया कि हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स हमें चाहिए। क्लियर? क्योंकि आप देखो P&L में तो हम
सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड करते हैं, तो उसमें तो हम डेप्रिसिएशन भी ऐड करते हैं। अब आप खुद देखो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप यही कह रहा है कि हमें एडजस्ट करना है फॉर नॉन कैश आइटम्स के लिए, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स यानी कि जिनसे हमें लॉस या प्रॉफिट तो होता है लेकिन कैश में नहीं होता, जैसे हम कैश में यहाँ तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, लाइक डेप्रिसिएशन है। अब देखो अगर कोई भी हमारे पास फिक्स एसेट है, ठीक है, अब पहले वो फिक्स एसेट थी 1 लाख की, अब वो हो गई हमारे मान लो 80,000 की, यहाँ पे डिफरेंस आया था 20,000 का, ठीक है। अब क्या ये 20,000 मैंने अपने हाथ से पे किया है? क्या मैंने इसको कैश में पे किया किसी को? नहीं ना, वो कैपिटल सेम है, मेरे बिजनेस में है वो इन्वेस्टमेंट, मतलब फिक्स एसेट है, लेकिन पहले जब मैंने उसको परचेज़ किया था उसका वैल्यू क्या था? 1 लाख का था। अभी उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, उसका 80,000 का हो गया उसका वैल्यू। मुझे यार लॉस हुआ है ना, पर क्या मुझे ये मनी में हुआ है, मतलब कैश में लॉस हुआ है क्या? मुझे किसी को 20,000 देना पड़ रहा है? नहीं ना। फिर भी हम इसे दिखाते हैं, हम इसे P&L में दिखाते हैं, और इसे दिखाने के बाद, मतलब ऐसी आइटम्स को दिखाने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर ऐसी कोई भी आइटम्स है, लाइक डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्शियस और इनटेंजिबल एसेट्स, क्या है कि लाइक गुडविल रिटर्न ऑफ कर दिया हमने, ठीक है, या फिर जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इन पे जो भी डेप्रिसिएशन, जब इनकी वैल्यू कम होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये जितने भी जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अब देखो ये इसी का एग्जांपल ले लो कि फिक्स एसेट थी 1 लाख की, हमने जब खरीदी थी हमें बेचना पड़ा उसको 80,000 में, हम 20,000 का लॉस हो गया। पर क्या ये जो लॉस है, क्या ये हमको कैश में हुआ? नहीं ना, सिर्फ हमें तो बल्कि रिसीव हुआ है, हमें तो 80,000 पैसा आ रहा है, 80,000 तो आ रहा है ना। तो ये 20,000 हमने ऐसे दिया तो नहीं किसी को, कैश में तो कहीं से नहीं गया ना ये, ठीक है। तो इसीलिए इन सब जो भी लॉसेस हैं वापस से ऐड बैक कर देंगे। ये हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ये चीज़ें माइनस करते हैं ना, तो इन्हें वापस से ऐड कर देंगे। मान लो सेम होगा, अगर प्रॉफिट है सेल ऑन फिक्स एसेट्स पे, ठीक है, वो प्रॉफिट है, बिजनेस की नज़र में वो प्रॉफिट है कि मान लो 80,000 की मशीन थी, 1 लाख में बेचते हैं, हमें तो फ़ायदा हो गया, ठीक है। लेकिन कैश का उससे कोई लेना देना नहीं है, उस पर कैश में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए एग्जैक्ट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नॉन कैश आइटम्स होंगी उनको प्लस करना रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर माइनस करना रहेगा तो माइनस करेंगे, इनमें माइनस कर देंगे। मान लो अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको ऐड बैक कर दूँगी। क्लियर? कोई भी प्रोविज़न अगर मैं बना रही हूँ तो प्रोविज़न्स भी जो है मैं वापस से ऐड कर दूँगी, क्योंकि देखो प्रोविज़न्स मैं अपनी लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए बना रही हूँ। मान लो अगर मैंने किसी भी चीज़ का प्रोविज़न आप ले लो, कोई भी प्रोविज़न फॉर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, किसी भी चीज़ का आप ले सकते हो प्रोविज़न बना लिया, डाउटफुल डेट्स का बना लिया, किसी भी चीज़ का मैंने प्रोविज़न अगर बना लिया, मैंने प्रोविज़न्स में 50,000 एक बार दिखा दिए बुक्स में, क्या मैंने एक्चुअल में ये बिज़नेस से बाहर गया मेरा पैसा? क्या इसका आउटफ्लो हुआ? नहीं ना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसका, ये है तो बिज़नेस में ही, सिर्फ मैंने दिखाया है कि मेरा प्रोविज़न में है ये पैसा, है ना। इससे मेरे कैश में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना, सिर्फ मैंने ये दिखाया। और अगर फ़र्क पड़ा, मान लो कैश से निकाल करके मैंने प्रोविज़न में डाल भी दिया, तो वो पैसा तो बिज़नेस के अंदर ही है ना, वो बाहर तो नहीं गया। तो इसीलिए ये चीज़ भी मैं वापस से ऐड कर दूँगी, ताकि मेरा रियल जो प्रॉफिट है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये कम होगा ना अगर मैं ये चीज़ें माइनस कर दूँगी, तो फिर मेरा नेट प्रॉफिट आता है, पता है ना ये चीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल, मेरी सेल हुई, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस थे, कॉस्ट थी, वो मैंने माइनस कर दिया, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह लगती है, तो फिर मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से मैंने सारे इन
डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो मेरा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स जब मेरा आया फिर मैंने इसमें से टैक्स माइनस कर दिया, फिर मेरा आया नेट प्रॉफिट। अब आप ही खुद बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट आया इसमें ये जो टैक्स है, ठीक है मेरा इससे कैश कम होगा, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाएगा? जो है मेरा जो ये नेट प्रॉफिट आया है, क्या ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाएगा? नहीं, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही है, लेकिन इसमें भी नॉन कैश आइटम्स इंक्लूड है। ठीक है, ये जो टैक्स है ना, टैक्स का भी होता है। टैक्स में क्या करते हैं कि मान लो अगर हमें मुझे इस ईयर में जो टैक्स पे करना है, ठीक है, अगर मुझे इस ईयर में टैक्स पे करना है तो मैं पे करूँगी, लेकिन एक बार जब क्वेश्चन में है ना, मुझे स्टार्टिंग में ना नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स, तो इसीलिए मैं इसको माइनस कर दूँगी, देन बाद में मैं फिर से इसे डिडक्ट कर दूँगी। ठीक है, पर एक बार क्योंकि इससे मेरा टैक्स, अगर मान लो ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है, मतलब कि मुझे इसको आई हैव टू पे इन दिस ईयर, तो इसमें क्या होगा कि एक बार जब मुझे ये चीज़ निकालना है, अब मैंने इसमें ये माइनस किया तो ये निकाला है ना, नेट प्रॉफिट निकाला है, तो इसमें मैं एक बार ऐड कर दूंगी वापस से, ताकि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए, और फिर इसमें मैं वो चीज़ें ऐड या माइनस करूँगी जो कि नॉन कैश है, जिससे मेरे कैश पे एक्चुअल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ताकि मेरा जो है एक्चुअल जो मैंने कमाया है, मतलब जो मेरा कैश है, ठीक है, जो बिज़नेस में कैश आउटफ्लो इनफ्लो वो मेरा आ जाए। अब क्लियर है ये चीज़ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो वो चीज़ हम करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या है, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट्स ऑफ चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। ऑब्वियसली इसका भी करना पड़ेगा। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन ही ऑपरेशन एक्टिविटीज़ से है। हमारी करंट एसेट्स क्रिएट कैसे होती है, हम कुछ ऑपरेशन करते तब हमारी करंट एसेट्स इंक्लूड होती है। जाकर अगर हमारा स्टॉक आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? स्टॉक रखने के लिए तो नहीं आ रहा ना भाई, ऐसे शो पीस के लिए आ रहा हो बिजनेस में, नहीं ना। स्टॉक किसके लिए आता है? ताकि हम ऑपरेशन कर सके। अगर स्टॉक को अगर हम सेल करेंगे, प्रोड्यूस कुछ करेंगे इससे, तो कैश क्या होगा? इनफ्लो होगा ना, कैश आएगा हमारे पास में, सॉरी इनफ्लो होगा। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, आई नो शायद समझ में ना आए। ठीक है, अगर स्टॉक पड़ा रहेगा, सेल नहीं हो रहा, तो मेरा जो कैश मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है मुझे नुकसान है ना, क्योंकि वो सेल ही नहीं हो रही चीज़ें, तो मुझे लॉस होगा। तो ये जो करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज़ कैसे क्रिएट होती है? अगर मैंने कुछ चीज़ सेल किया, अब वो मैंने मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ किया, स्टॉक भी तो मुझे कहीं से परचेज़ करना पड़ेगा ना। अगर मैंने उसे कैश में परचेज़ किया तो ठीक है, जा रहा है, लेकिन अगर मैंने उसे उधार में परचेज़ किया तो मुझे वो मेरी लायबिलिटी है, पेबल्स है, वो मुझे पे करने पड़ेंगे विद इन 1 ईयर और 12 मंथ्स। ठीक है, तो इसीलिए इनका भी जो है वो कैश पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ही रिलेट करते हैं। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ रिलेट किससे करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ही करते हैं। अगर किसी एक में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो उससे मेरे वर्किंग कैपिटल में फ़र्क पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल में फ़र्क पड़ेगा तो मेरे कैश फ्लो में भी, टोटल जो कैश फ्लो आएगा उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। अब समझ में आया कि कैश फ्लो सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं है, कैश फ्लो में हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से भी आता है, फाइनेंसिंग से भी आता है। ठीक है, क्लियर? लेकिन कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल भी है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल भी है। तो अगर मेरा, आपको पता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दी वर्किंग कैपिटल, एंड अगर मेरा मान लो कि अगर मेरा करंट एसेट्स बढ़ रहा है, अब मैं पे कर रही हूँ पैसा करंट एसेट्स के लिए, स्टॉक के लिए, सबके लिए, तो मेरा पैसा तो जा रहा है ना, कैश आउटफ्लो हो रहा है ना, तो इसका कैश पे फ़र्क पड़ रहा है, साथ ही साथ इसका वर्किंग कैपिटल पे भी क्या है, फ़र्क पड़ रहा है। सेम विद करंट लायबिलिटीज़, अगर मैं अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर रही हूँ तो वापस पैसा जा रहा है, एक तरफ से अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बिजनेस की अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा पैसा जा रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वर्किंग कैपिटल फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो इसीलिए सेकंड स्टेप में जब हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स। ठीक है, जब हम एडजस्ट कर लेते हैं, जब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है कि ठीक है, हमने
इतना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कमा लिया, लेकिन अब एक्चुअल में कितना कमाया, तो ये एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो भी तो पता लगेगा ना कि हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना आया, एक्चुअल में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना कमाया। तो इसलिए सेकंड स्टेप में हम एडजस्टमेंट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। आई होप ये क्लियर हो गया। तो अभी हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कैसे करना है। तो ये समझ में आ गया कैश फ्लो क्या है, कैश रिसिप्ट्स बताता है, कैश पेमेंट्स बताता है, टोटल कैश फ्लो कितना हुआ है बिजनेस में, ये सब चीज़ें हमें पता लगती है इसमें। और ये हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, फर्स्ट स्टेप में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में पता लगता है कि हमने हमारे ऑपरेशन से, यानी कि बिज़नेस का जो मेन काम है, किसी भी बिज़नेस का कोई भी काम तो होगा ना, वैसे ही तो कोई शॉप खोल के, कोई भी फैक्ट्री खोल के नहीं बैठ जाएगा, कुछ तो काम करना है ना उसको। जैसे कि अगर फर्नीचर है, फर्नीचर प्रोड्यूस करना, देन उसको सेल करना, वो क्या है किसी भी पर्सन के लिए, वो उसका बिज़नेस है, वो उसकी ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ है, ठीक है। हाँ, इधर उधर का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, जैसे इसमें था कि मान लो उसने कोई अपना फिक्स एसेट सेल किया, उस पर उसको फ़ायदा हो गया, पर उसके ऑपरेशन से तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, उसको एक्चुअल में तो कोई कैश नहीं आया। कैश आया लेकिन उस वो प्रॉफिट तो एक्चुअल में तो उसको 20,000 अलग से नहीं मिला, है ना। तो ये सब चीज़ें तो हमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट में याद रखो कि ऑपरेशन से जो कैश फ्लो है वो निकालना है, ठीक है। तो करते हैं, सम करते हैं आगे। हाँ, और ये समझा देती हूँ कि कैसे होगा। ये देखो, अगर हमारा करंट एसेट्स, याद रखना, लिख लेना चाहे, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, क्या हो रहा है, अगर हमारा जो है करंट एसेट्स या जो है करंट लाइबिलिटीज़, मतलब अगर मान लो करंट एसेट्स बढ़ रहा है, ठीक है, करंट एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, 1 मिनट, इंक्रीज़ इन, इसको छोड़ो, करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है, कैश कम होगा। अगर हमारा करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, कैश फ्लो इंक्रीज होगा। देखो, अगर मैं मान लो कि मेरे को ना ट्रेड रिसीवेबल्स था मेरे उसमें, अब वो पैसा मुझे वो डिक्रीज़ हो रहा है, मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं। डेटर्स कम होने का क्या मतलब होता है कि मुझे उनसे पैसा रिसीव हो रहा है ना, या स्टॉक्स मेरे कम हो रहा है। मतलब स्टॉक कम होने का मतलब क्या है कि मतलब मैंने वो स्टॉक क्या है, निकाल दिया, सेल कर दिया, तो मुझे पैसा आ रहा है ना। तो इसीलिए डिक्रीज जब होगा करंट एसेट्स में तो मेरा कैश फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के साथ में भी तो यही होता है। उसके बाद अगर मेरा लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, अगर करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो भी मेरा कैश फ्लो, कैश क्या होगा इसमें, इनफ्लो होगा। क्यों होगा, देखो कि अगर मान लो कि मैंने किसी से कुछ स्टॉक वगैरह लिया, मैं उसको कैश में पे कर रही हूँ तो मेरा कैश जाएगा ना, ठीक है। तो मेरी कोई करंट लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। लेकिन अगर मेरी करंट लाइबिलिटी अराइज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो माल लिया वो उधार में लिया, मुझे उसके लिए कैश देना नहीं पड़ा अभी, है ना। तो मेरा कैश क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ की ही बात करेंगे, क्योंकि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो हो रहा है वो निकाल रहे हैं। समझ में आया। उसके बाद में अगर मेरा डिक्रीज़ हुआ लाइबिलिटीज़ में तो मेरा आउटफ्लो होगा। क्यों, क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, उनको पे कर रही हूँ। उनको जब पे करूँगी तो मेरा कैश बिजनेस से जाएगा, इसीलिए क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो ये रूल्स आप याद रखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही होगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, फिर इसको सॉल्व करते हैं।
X Limited made a profit of 1 lakh after charging depreciation of 20,000 on assets and transfer to जनरल रिजर्व ऑफ 30,000। देखो कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये दिया हुआ है हमको, नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स है, क्योंकि आफ्टर टैक्स कैसे है, टैक्स का तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स कैसे बोला मैंने, क्योंकि जनरल रिजर्व हम कब ट्रांसफ़र करते हैं, जब हमारा जो प्रॉफिट आता है P&L से, जो हमारा प्रॉफिट आता है उसमें से जब हम टैक्स पे करते हैं, फिर जो हमारा प्रॉफिट बचता है फिर हम उसमें उसको शेयर होल्डर्स को देते हैं और थोड़ा पार्ट उसका हम अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो हमारा किस में से करते हैं, टैक्स देने के बाद ही तो करते हैं। तो यानी कि जो ये प्रॉफिट है ना, ये बिफोर टैक्स नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ये जो प्रॉफिट है कि आफ्टर टैक्स, अब इसे हमें बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में गुडविल हमने रिटर्न ऑफ किया। अब गुडविल अगर हमने रिटर्न ऑफ किया होगा, ये हमारा एक्सपेंस हमने दिखाया होगा P&L में, तो इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड गेन हुआ हमको सेल ऑफ मशीनरी पे इतना, इसका भी करना पड़ेगा। और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं लाइक करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग। एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ इतना, कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, एंड इसमें क्या लिखा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, इंक्रीज़ हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स इतने से इंक्रीज़ हुए हैं, ट्रेड पेबल्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज़, यानी कि यहाँ पे हमारी करंट एसेट्स क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे क्या है, डिक्रीज़ है, ठीक है। तो यानी कि कुछ जगह पे लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, कुछ जगह पे लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है। सेम विद करंट एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये याद रखना। अच्छा एक बात बताओ कि अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है, कि हमने इंटरेस्ट भी दिया है, साथ में हमने डिविडेंड भी दिया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता। देखो पे तो हमको ये करना है, डेफिनेटली हम कैश में पे करेंगे तो हमारा कैश तो जाएगा, लेकिन हमें फर्स्ट पार्ट में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है ना, कि हमने ऑपरेटिंग इनकम निकालना है, सॉरी, कि हमने अपने ऑपरेशन से कितना कमाया, है ना। अब हमें अगर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन होता है वो तो नेट प्रॉफिट गिवन होता है, आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड सब कुछ करा करके हमें एंड में जो प्रॉफिट बचता है वो गिवन होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट गिवन होता है ना, हम ये सब चीज़ें एक बार इसमें ऐड कर देते हैं फिर से, ताकि हमारा नेट जो हमारा एक्चुअल जो हमने कमाया है पैसा, मतलब कि एक बार के लिए, मतलब पोस्ट पे ही कि नेट प्रॉफिट है वो हमारा आ जाता है। उसके बाद में फिर हम इसकी भी एडजस्टमेंट फिर से करते हैं, फिर हमें इन्हें जो है सेपरेटली, बाद में इन्हें सेपरेटली क्या है, डिडक्ट करते हैं। देखो टैक्स तो जो है फर्स्ट पार्ट में ही डिडक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पार्ट में ही डिडक्ट हो जाएगा, आफ्टर जब हम एडजस्टमेंट करते हैं ना, बिफोर नेट प्रॉफिट का, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो अभी करेंगे, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है ना, अब देखो इंटरेस्ट है, अगर हम इंटरेस्ट कहीं से रिसीव कर रहे हैं या हम मान लो दे रहे हैं, मान लो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो ये तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। इंटरेस्ट और डिविडेंड हमने शेयर्स वगैरह इशू किए रहेंगे, हमने डिबेंचर्स लिए होंगे, तो हम उन्हीं को तो इंटरेस्ट पे करते हैं ना। तो ये जो है हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जब हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे तब उसमें हम है इसे क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। सेम अगर हम कुछ रिसीव भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह अगर हम कुछ रिसीव भी कर रहे हैं, तो फिर वो हम हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कर देंगे, ठीक है। तो ये आगे आएगा इसके एडजस्टमेंट। लेकिन नेट प्रॉफिट में अगर ये चीज़ें भी गिवन है तो इन्हें हम वापस से एक बार ऐड बैक करेंगे, ताकि हम ऑपरेटिंग इनकम निकाल सकें, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकें, ठीक है। पर अभी इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास में जनरल रिजर्व गिवन है, ठीक है। जनरल रिजर्व हम कब देते हैं, जब हम टैक्स सब कुछ दे देते हैं, उसके बाद जो बचता है प्रॉफिट उसमें से हम जनरल रिजर्व निकालते हैं। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट है ना ये आफ्टर टैक्स है, तो इसीलिए इसको बिफोर टैक्स करने के लिए हम जनरल रिजर्व को इसमें वापस से ऐड बैक कर देंगे। क्लियर हो गया। और जनरल रिजर्व का आगे कोई भी ऐसा वो नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जनरल रिजर्व से हमें एक्चुअल में हमारा कोई कैश फ्लो आउटफ्लो इनफ्लो हो ही नहीं रहा। बिजनेस का कैश था एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
ठीक है। तो इसीलिए जो जनरल रिजर्व की जो एडजस्टमेंट होगी वो साइड में होगी। वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करते हैं ना साथ में साइड में, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट करके हमें क्या निकालना है, हमें क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है। इसमें हम क्या कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे ना, जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास में 30,000, 1,30,000, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये चीज़ क्लियर है, ये वर्किंग नोट में करेंगे क्योंकि जनरल रिजर्व का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी काम नहीं है, सिर्फ इधर ही है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। क्लियर, ये सब चीज़ें हैं, है ना, इन्हें हम आगे क्वेश्चन के अंदर दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं वो फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसकी बात करते हैं। ये देखो कि अभी हमारे पास में नेट प्रॉफिट आ गया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आया है हमारे पास में, आया है 1,30,000, ठीक है। यहाँ पे अब नॉर्मल अमाउंट्स लिखेंगे, फिर उनका टोटल करके टोटल जो है वो यहाँ इस साइड पे आएगा। अब आगे देखो, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें एडजस्टमेंट करना है। फर्स्ट स्टेप याद है ना, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं फॉर नॉन कैश आइटम्स का। नॉन कैश आइटम्स का क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो नॉन कैश आइटम्स क्या है हमारे पास में, देखो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 20,000 का एसेट्स पे, तो इसे हमने P&L में लगाया होगा एक्सपेंस के तौर पे, उससे हमारा जो है ये प्रॉफिट कम आया होगा, है ना। तो हम इसको क्या वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है हमारे पास में 20,000। उसके बाद में देखो जो है गुडविल राइट ऑफ किया होगा, ये भी हमने एक्सपेंस में दिखाया होगा, है ना, अमोर्टाइजेशन की एंट्री है ये, तो 7,000 से, ठीक है। तो ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है कि मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने ये एक्सपेंस दिखा रखा है हमारे P&L में, पर एक्चुअल में क्या कैश में एक्सपेंस है, क्या आपने इस गुडविल के लिए एक्चुअल में 7,000 पे किया है किसी को, क्या डेप्रिसिएशन के लिए आपने 20,000 किसी को पे किया है, नहीं ना, है ना। तो ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में को कम कर रहा है, और हमें वैसे भी क्या है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है कि हमने बिजनेस की एक्टिविटीज़ करके क्या पैसा कमाया है। तो इसीलिए हम एक बार इसको क्या कर देंगे, इसलिए इसका कैश पे भी कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, एक्चुअल में तो कैश पे इसका कोई फ़र्क है ही नहीं ना, तो इसलिए वापस से इसे ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद में अब ये देखो थर्ड एंट्री है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 3,000 का मान लो, कुछ भी मान लो कि आपका जो मशीनरी था मान लो 27,000 का था और 30 में बेच दिया, 3,000 का प्रॉफिट हो गया, पर क्या एक्चुअल में आपको वो 3,000 मिला है क्या, अलग से आपको तो 30,000 मिला होगा ना पूरा। मतलब कि गेन जो है ये, इसका कैश पे कोई फ़र्क हो नहीं रहा, समझ रहे हो। तो इसीलिए अब ये जो गेन है, मैंने P&L में इस गेन को क्या किया होगा, P&L में मैंने इस गेन को ऐड किया होगा। एक्चुअल में ये मेरा प्रॉफिट है ही नहीं, कैश में तो ये मेरा प्रॉफिट है ही नहीं, एक्चुअल में मुझे कोई कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है ना, कोई भी कैश इनफ्लो मेरा नहीं हो रहा है। तो मैं उसमें क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, इस 3,000 को वापस से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो पहले मैं इन्हें कर दूँ ऐड, ये हमारा 27,000 यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड लेस कर रही हूँ अपना, कितना है 3,000। एक मिनट, इसका पहले टोटल कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास में
1,57,000, इसमें से मैं इसको लेस कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1,54,000। अब देखो और कोई एंट्री है, और कोई एंट्री यहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज से रिगार्डिंग है। तो अब हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि अब ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो अभी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमको निकालना है क्योंकि वर्किंग कैपिटल का भी तो फ़र्क पड़ रहा है ना कैश फ्लो पे। ठीक है, तो अब ये देखो एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हुआ। अब आप बताओ कि ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि हमारा जो करंट एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा जो कैश है वो क्या होगा, कैश क्या होगा, डिक्रीज़ होगा ना। क्योंकि अगर हमारा पैसा हम खर्च कर रहे हैं, बाहर जा रहा है, और अगर मान लो मैंने स्टॉक परचेज़ किया रहता तो मेरा पैसा जा रहा था, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि मैंने जो सेल किया, अपनी जो भी ऑपरेशंस की, एक्टिविटी किया, और मैंने उससे सेल किया मान लो कुछ भी प्रोड्यूस करके, लेकिन मुझसे पैसा आया ही नहीं, मैंने तो क्रेडिट पे सेल कर दिया, तो क्या मुझे एक्चुअल में कैश आया, इनफ्लो हुआ, नहीं हुआ ना। यहाँ पे मेरी तो एसेट्स इंक्रीज़ होगी, करंट एसेट्स, जब करंट एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो कैश क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो अब क्या करना है, इससे मेरा कैश क्या हुआ, इससे मेरा कैश क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ ना, तो मैं लेस कर दूँगी, लेस इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारा क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर, समझ में आ गया। अभी करंट एसेट्स की ही एंट्रीज देख लेते हैं पहले, और उसके बाद में ये देखो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, तो इसको भी मैं लेस कर दूंगी क्योंकि मेरा करंट एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये कितना है मेरे पास में, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स है 6,000, प्रीपेड है 200, राइट, क्लियर। उसके बाद अब आ जाओ इधर, हमारे पास में है ट्रेड पेबल्स, हमारी करंट लायबिलिटीज़ है, ये तो करंट एसेट्स के हेड में आएंगे। मैंने एक बार ऐसे ऊपर शॉर्ट में करके दिखाया है, आप लिखोगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, उसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स है, प्रीपेड एक्सपेंस है, वो लिखोगे। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो आप लिखोगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, फिर उसके अंदर जो भी आइटम्स आएगी आप वो लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, हमें पैसा देना नहीं पड़ रहा है ना, मैंने कोई चीज़ खरीदी लेकिन मुझे उससे पैसा देना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी बन गई ना, यानी कि मुझे वो देना है लेकिन कुछ टाइम बाद देना है। तो इसीलिए जब मेरा करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि अभी मुझे पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो ऐड कर देंगे। सॉरी, करंट लायबिलिटी का मैं हेड बना लेना उसमें। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, क्योंकि ट्रेड पेबल्स में क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। $10,000। सेकेंड हमारा जो करंट लायबिलिटी है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी करंट लायबिलिटी है, यानी कि हमें कुछ पैसा देना है और वो डिक्रीज़ हो गया। अब क्या होगा, उल्टा हो गया, अब क्या होगा, लेस कर दो, लेस, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है,
डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी जब कम हो रही है यानी कि हम पैसा उनको चुका रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है पैसा, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे कितना, 2000। अब क्लियर, आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है। यस, तो अब इनको कर दो सॉल्व। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नेट फ्लो निकलेगा वो निकलेगा 1,55,800, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, यानी कि इसमें से ये जो चीज़ है इसको तो आप माइनस कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, फिर इसको माइनस कर दोगे, तो ये जब निकलेगा टोटल तो 1,55,000 और निकलेगा 800। तो ये आ गया मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी। मुझे पता थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसीलिए, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करती हूँ कि मैंने कैसे किया, क्योंकि आज मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है, डोंट वरी, यही ऐसे ही करना है आपको। देखो फिर से थोड़ा सा समझाती हूँ कि कैसे करना है। कैश फ्लो में क्या है, हम 3 स्टेप्स करते हैं, थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं फिर से कि हमने क्या किया आज। कैश फ्लो में क्या है, हम 3 स्टेप्स करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यानी कि जो बिज़नेस के ऑपरेशंस है हमने उनसे कितना पैसा अर्न किया। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें टोटल, या तो जो टोटल हमने पैसा कमाया है टोटल प्रॉफिट चाहिए रहेगा, है ना। कोई भी कैश का मतलब सेल किया है या फिर हमने, तो हमें वो अमाउंट चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में हमें ना जनरली प्रॉफिट्स दिए रहते हैं, अब आपको भी पता है कि जो प्रॉफिट होते हैं उसमें तो हमारे जितने भी प्रॉफिट्स है, चाहे वो कैश आइटम से है चाहे वो नॉन कैश आइटम से, सब चीज़ें इंक्लूड होती है। हम कैश फ्लो में सिर्फ़ और सिर्फ कैश आइटम्स की बात करते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जो भी नॉन कैश आइटम्स होंगी ना उनकी एडजस्टमेंट करेंगे पहले, ताकि हम रियल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हम निकाल सकें। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजंस या दूसरी जो भी नॉन ट्रेडिंग इनकम्स है। नॉन ट्रेडिंग इनकम्स तो बहुत सारी है ना, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है। नॉन ट्रेडिंग इनकम्स में आप लिख सकते हो इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएंगी, समझ में आया, क्योंकि ये सब नॉन कैश है, ये आपका बिजनेस से आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये आपको अलग दूसरे सोर्सेज से इनकम हो रही है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हम ऐड बैक करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम ऑपरेटिंग इनकम निकाल सके। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि इन हेड्स में तो ये आएगा नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं करंट एसेट्स की, करंट लायबिलिटीज़ की, इसी हेड में ही तो आएगा ना ऑपरेटिंग में, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड ही है। करंट लायबिलिटीज़ कैसे क्रिएट होती है, जब हम बिज़नेस के ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट्स कैसे क्रिएट होते हैं, जब हम बिज़नेस के ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, स्टॉक परचेज करेंगे, फिर उधार में अगर सेल कर देंगे तो हमारा डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमें चाहिए रहते हैं ऑपरेशंस के लिए, है ना। तो इसीलिए इनमें जो चेंजेस आएंगे वो भी तो हमारे कैश को फ़र्क अफेक्ट करेंगे ना। अगर हमारा कैश एसेट्स या कैश लायबिलिटीज़ में कुछ इंक्रीज डिक्रीज़ होगा तो उससे भी तो हमारे कैश पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे ऑपरेटिंग इनकम पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम से हम सेल करके पैसा कमाते हैं। अब वो जब हम पैसा कमा रहे हैं उसमें से जब हमें जिनको देना है, मान लो हमने स्टॉक परचेज़ किया होगा तो हमें देना है, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी है ना। तो हम जो कमाएंगे हम उसी में से तो हमारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे, है ना, उसी में से हम स्टॉक वापस से परचेज़ करेंगे। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली हमारे जो कैश फ्लो आएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसको फ़र्क तो डालेगा। तो इसलिए सेकंड स्टेप में हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस यही था, इसमें कुछ हमारी एडजस्टमेंट्स दी हुई थी, नॉन कैश आइटम्स की हमें वो करनी थी, कुछ एंट्रीज थी, और हमारा
जो भी हमारे करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ की एंट्रीज थी। हम फर्स्ट स्टेप निकाल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस क्वेश्चन में आप देखो प्रॉफिट गिवन है, लेकिन इसमें बोला हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करके, मतलब जो भी हमारा XYZ प्रॉफिट रहा होगा, इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, फिर मैंने इसमें से टैक्स निकाल दिया, फिर इसमें से मैंने जनरल रिजर्व निकाल दिया, तो जाके जो ये प्रॉफिट है ना, ये है मेरे को, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो जब मुझे वापस से अब ये निकालना है, तो मैं इसमें से ये सब चीज़ें जो मैंने माइनस किया था वो मैं इसमें प्लस करती जाऊंगी। समझ में आया? ठीक है, कि जैसे मेरे पास एक प्रॉफिट आया, मैंने अब जो भी मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है, मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन किया होगा चार्ज इस अमाउंट में से, ठीक है, फिर मेरे पास मैंने इंटरेस्ट वगैरह भी दिया होगा, ठीक है, ये आ गया नेट प्रॉफिट आ गया मेरे पास में, ठीक है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ठीक है, ये जो अमाउंट आया मेरे पास। उसके बाद में अब मैं इसमें से क्या कर दूंगी, मैं इस अमाउंट में से क्या करूंगी, अपना टैक्स चार्ज करूंगी, ठीक है, ये टैक्स चार्ज कर दिया। तो अब मेरे पास क्या आएगा जब मैं इसमें से टैक्स चार्ज करूंगी, सॉरी, मैं इस अमाउंट में से टैक्स चार्ज करूंगी, तो मेरे पास में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स। अब इसमें से मैंने मान लो जनरल रिजर्व में निकाल दिया पैसा, है ना, तो ये वाला प्रॉफिट मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको, इसमें से जब मैंने चीज़ें माइनस किया, तो इसमें से वापस इसमें से इसको, सॉरी, इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा ये वाला प्रॉफिट आ जाए। तो वही मैंने इस क्वेश्चन में किया है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, जनरल रिजर्व भी दे दिया, गुडविल भी दे दिया। अब ध्यान से देखोगे ना, ये सब नॉन कैश आइटम्स है, इससे एक्चुअल में मेरे कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इन केस यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, कैश पे मेरा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो कैश को मैं ना इंटरेस्ट को अलग से दिखाऊंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाऊंगी इस इंटरेस्ट को, इस डिविडेंड को, ठीक है। इस टैक्स को मैं बाद में दिखाऊंगी, पर एक बार के लिए तो मुझे चाहिए ना कि मैंने कमाया कितना। मुझे तो सीधा बता दिया कि ठीक है इतना बचा आपके पास में, मुझे तो ये बताया ही नहीं कि मेरे पास आया कितना था, ठीक है। मतलब मेरे पास एक्चुअल में मैंने अपने ऑपरेशन से कितना मेरा पैसा मेरे पास है, तो वो निकालने के लिए मैं खर्चे क्या करती हूँ, ऐड बैक करती हूँ, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो माइनस कर देती हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती है, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन कैश आइटम्स, जिनका कैश पे कहीं पे भी कोई फ़र्क ही नहीं होता, तो इनकी एंट्रीज तो मैं सिर्फ कहीं नहीं करूँगी, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड का रहता है, टैक्स का भी रहता है कि ठीक है एक बार हम इसमें ऐड बैक कर देते हैं, लेकिन इनके बाद में हम एंट्रीज करते हैं, इनकी नहीं करेंगे, क्लियर। अब अगर इधर प्रॉफिट गिवन है तो जनरल रिजर्व मैंने इसमें से निकाल लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसमें वापस से ऐड कर दूँगी ताकि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए, और यही मुझे चाहिए, मैंने क्वेश्चन में इसे ले लिया। अब मैं एडजस्ट करूँगी फॉर नॉन कैश आइटम्स के लिए डेप्रिसिएशन का जो मेरे पास पैसा लगा, क्या वो मेरा एक्चुअल लॉस था, नहीं ना, मैंने क्या उसके लिए कैश पे किया, नहीं, तो मैं इसे ऐड कर दूँगी। सेम गुडविल रिटर्न ऑफ किया था तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी, मेरा यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद में लॉस, मुझे प्रॉफिट हुआ सेल ऑन मशीनरी पे, पर एक्चुअल में तो मुझे कोई कैश नहीं मिला उससे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसे भी लेस कर दूँगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्लियर। उसके बाद में अब मैं क्या करूँगी, अपना जो भी मेरा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हैं उनका देखूँगी। अगर मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो मेरा वर्किंग कैपिटल कम होगा, वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है, इट मीन्स कैश भी तो कम ही हो रहा है ना, तो इसलिए कैश कम हो रहा है ना इन सब चीज़ों से, मतलब कि इन ट्रेड एंड रिसीवेबल्स के इंक्रीज़ होने से मेरा कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो मैं माइनस कर दूँगी। सेम अगर मेरा एसेट्स को कम करने से या लाइबिलिटीज़ को बढ़ाने से अगर मेरा पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर वो मैं ऐड कर दूँगी। तो यही एंट्रीज मैंने किया और मेरा आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
आज की वीडियो में इतना ही। और अगर इसके और भी क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सिर्फ इस पार्ट के। इसके बाद फिर हम करेंगे हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसके रिगार्डिंग सम्स करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और लास्ट में जो ओवरऑल एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊँगी। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नो थोड़ा सा मैस्ड अप हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और थैंक यू। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना अगर कुछ समझ में नहीं आया या कोई और रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।